गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाई स्कूल के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चैप्टर के साथ बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला जो इसका टॉपिक है वह है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे ये कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं और किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अतः प्रकाश हमारी आंखों को दृष्टि का अनुभव कराता है। इसको लोग पढ़ चुके हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। वह हमारी आंखों को संवेदित करता है। जो नेत्र है वह मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। आँख फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आँख द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। आँख द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, जिसके कारण निकट तथा बहुत दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आँख की समंजन क्षमता मेरे ख्याल से कभी कभी बोर्ड में परिभाषा के रूप में आता है। ये पूछता है कि नेत्र की समंजन क्षमता या आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? आँख द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, जिसके कारण निकट तथा बहुत दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कि इस नेत्र की समंजन क्षमता में मैं आपको पहले इसमें समझाया कि कोई वस्तु बहुत दूर है, कोई वस्तु पास है, तो दूर और पास की वस्तु को देखने के लिए वो अपने आँखों को समायोजित करता है। और आँखों की समायोजित करने मतलब अपने फोकस दूरी को समायोजित करना। मान लीजिए कोई वस्तु आप देखो, किसी वस्तु देखने के आँखों को सिकुड़ाते हैं फिर फैलाते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। तो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता। इस नेत्र की समंजन क्षमता में कुछ पॉइंट आपको बताना है कि दूर बिंदु क्या है। और तो दूर बिंदु के लिए आँख से अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपका है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होती है? तो आँख से न्यूनतम स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आँख के लिए जो न्यूनतम बिंदु होता है या न्यूनतम जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दृष्टि दोष क्या, कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जरा दूर दृष्टिता। ये अगले टॉपिक हम लोग पढ़े। दृष्टि दोष क्या होती है, इसको जान लिया जाए कि दृष्टि दोष क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तु धुंधली दिखाई देती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार सुनिए, जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। और ये हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः 3 रूपों में। तो पहले लोग पढ़ें कि निकट दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा के बारे में जानना कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस प्रकार के दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार सुनिए, इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निश्चित दूरी के बाद वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्या है? यहाँ देखिए, मैं आपको
यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, इस फिगर से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बनता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए तब भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और यदि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनती है तो भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसका जो पहला रीजन है वह है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। यानी इसकी अगर वक्रता बढ़ जाएगी, या ये भी बोल सकते हैं वक्रता बढ़ने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इसकी वक्रता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे बिंदु P आपको दिखाया गया है। ये इसका पहला रीजन है, पहला कारण है। इसका दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, अर्थात इस गोले का व्यास बढ़ जाना। ये इसका दूसरा रीजन है। बच्चों, यहाँ पे ये वस्तु बहुत दूर रखी गई है, और जब वस्तु बहुत दूर रखी जाती है तो उससे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वह समांतर चलती हैं। तो यदि निकट दृष्टि दोष है और वस्तु अनंत पर है, दूर है, तो जो किरणें प्रकाश की चलेंगी वह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना से पहले बिंदु P पर बन जाती हैं। अर्थात रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना, कहाँ बन गया? बिंदु P पर। अतः वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो अब हम क्या करेंगे? इस दोष के निवारण के लिए हम उचित अवतल लेंस की फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, जिससे जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अब R पर, जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, ये जो रेज अनंत से आ रही थी समांतर, जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में तो ये प्रतीत होता है कि जो ये रेज अनंत से आ रही थी वह अब कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। और ये जो रेज होती है वह नेत्र लेंस से अपवर्तित हो करके रेटिना R पे बनती है, अतः वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दृष्टि दोष के बाद आती है दूर दृष्टि दोष। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी पहले परिभाषा को। दूर दृष्टि दोष हम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग पहले इसकी परिभाषा को। तो इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट या पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, यहाँ मैं फिगर आपको बनाया हूँ दूर दृष्टि दोष के लिए। बच्चों, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनता है। जब रेटिना के आगे बनेगा, यहाँ बिंदु P दिखाया गया है, वह प्रतिबिंब जो बनता है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ देखिए, दोष के कारण दिखाया गया है। पहला इसका कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए। ये इसकी वक्रता क्या हो जाए? कम हो जाए। जब इसकी वक्रता कम हो जाएगी तो जो इसकी फोकस दूरी हो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका पहला रीजन है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। इसका जो दूसरा कारण है, नेत्र लेंस तथा रेटिना, देखिए नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। ये जो दूरी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। या यह भी कह सकते हैं कि नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। इसके दो कारण हो गए, एक कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। ये इसका कारण हो गया। इन्हीं दोनों कारण की वजह से इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से आगे बनता है। तो हम क्या करेंगे? ये जो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बना है, रेटिना के आगे बना है, उस प्रतिबिंब को हम प्रयास करें कहाँ लाने के लिए? रेटिना पर। उसके लिए हम क्या निवारण करते हैं? उसके लिए हम निवारण करेंगे कि उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। यह उत्तल लेंस क्या करता है? जो प्रतिबिंब मेरा P पे बना था, जब उत्तल लेंस हम चश्मे में प्रयोग करते हैं तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? R पर।
अर्थात जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है तो वह प्रतिबिंब हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये रहा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम परिभाषा पढ़ लिए, दोष के कारण पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, जरा दूरदृष्टिता। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में, ध्यान दीजिएगा, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं। तो जिस वृद्धावस्था में यह दोनों दोष पाए जाते हैं उस दोष को हम बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। उनका ऊपरी का भाग अवतल लेंस तथा जो निचला भाग होता है वह उत्तल लेंस होता है। जो ऊपरी भाग होता है वह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा जो निचला भाग होता है वह पास की वस्तु को देखने या पढ़ने के लिए होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग अगली हेडिंग पर हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कोई प्रिज्म रहेगा, जब उस पर प्रकाश आपतित होगी तो उससे अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ध्यान सुनिए, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और इस पृष्ठ को, जो समतल पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और इस कोण को, जो कोण होता है प्रिज्म का, उसको प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये तो प्रिज्म की परिभाषा हो गई। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। माना ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इस मुख्य परिच्छेद ABC पर एक ही रंग के प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। जब किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है तो इस AB पर अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। एक बार सुनिएगा, किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है तो इस AB पर अभिलंब NQE से झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इस AB पर ये जो आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R है। अब देखिए, अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर RS दिशा में बाहर की ओर Y में निकल जाती है। समझिएगा, अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर RS दिशा में बाहर की ओर Y में निकल जाती है। तो AC पृष्ठ पर आपतन कोण R' तथा निर्गमन कोण I' है। मेरे प्यारे बच्चों, तो PQRS इस प्रकाश किरण का मार्ग हुआ। अब बच्चों, इस PQ को आगे बढ़ाया जाए तथा इस RS को पीछे बढ़ाया जाए तो ये जहाँ एक दूसरे को मिलती हैं, झुकती हैं, उस एंगल को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और इसका संकेत होता है डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। डेल्टा। ये रहा आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो बच्चों, इसमें एक कंडीशन क्या है, इस जो आई के मान को बढ़ाते जाएंगे तो इस जो विचलन कोण है उसका मान कम होता जाता है। इस आई को बढ़ाते जाएं तो इसका मान कम होता जाता है, यानी आई के मान को बढ़ाते जाएं तो इसका मान कम होता जाता है। एक ऐसा कंडीशन आता है कि इस आई के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो इस
इस डेल का मान या इस विचलन का मान न्यूनतम आता है। एक विशेष कोण आई के लिए इस विचलन का मान न्यूनतम आता है, उस न्यूनतम मान को कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और इसका संकेत होता है डेल एम। यानी एक विशेष आपतन कोण आई के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन, और उसका प्रतीक होता है डेल एम। इस कंडीशन के बाद ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम विचलन होने के बाद यदि हम आई के मान को बढ़ाते हैं तो इस डेल एम का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी इस अगर वहां से इस आई के मान को हम बढ़ाते जाएं तो ये न्यूनतम विचलन के बाद वहां से यह भी मान क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस आपतन कोण आई, विशेष आपतन कोण आई के लिए एक ऐसी स्थिति आती है कि इसका मान न्यूनतम होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक रिलेशन दिया गया है कि न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या रिलेशन होता है। यहाँ देखिए लिखेंगे, यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा किसी रंग विशेष की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रकाश के किसी रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होल अपान साइन ए बाई 2। ये रहा प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म बनाया गया, इस एक ही रंग के प्रकाश की किरण को आपतित कराया गया, और आपतित कराने के बाद ये आरएस जो किरण है वह एक ऐसा कंडीशन आता है कि इस आई बराबर आई डैश न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई डैश के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण आई होता है वह निर्गमन कोण आई डैश के बराबर होता है। किस कंडीशन में, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अगर कोई रिलेशन पूछता कि अपवर्तनांक और विचलन कोण या अपवर्तक कोण में क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होल अपान साइन ए बाई 2। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके पहले में पढ़े थे प्रकाश, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, जो हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा, वो हम लोग पढ़े थे जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो गुजरने के बाद वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होकर के वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। लेकिन यदि हम प्रकाश किरण में से सूर्य के श्वेत प्रकाश को लें तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराती है तो अपने मार्ग से विक्षेपित होकर के वह भी प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, लेकिन मुड़ने के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में विभक्त भी हो जाती है। तो इसको सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने सन 1866 ईस्वी में बताया था कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर के आधार की ओर मुड़ती है, किंतु मुड़ने के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में विभक्त भी हो जाती है। तो इन विभिन्न रंगों में विभक्त होने को ही हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्दा को लगाया और जब श्वेत प्रकाश को गुजारा तो देखा इस उनमें से जो मुख्य रंग थे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी थे। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे क्या था, बैगनी था। उन्होंने देखा कि लाल और बैगनी के बीच में भी बहुत रंग है, लेकिन मुख्य रूप से ये रंग उनको दिखाई दिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम वर्ण विक्षेपण की परिभाषा भी दे सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद यह देखा गया, वैज्ञानिक न्यूटन ने 1866 में यह बताया था कि जो लाल रंग का विचलन होता है वह सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का जो विचलन होता है वह सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ण विक्षेपण पर आधारित आप देखते होंगे कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष बनता है, ठीक। तो आप कहेंगे सर इंद्रधनुष जब बनता है तो उस वहाँ प्रिज्म कैसे आता है? आता है वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो जल की बूंदें होती हैं, वह जल की बूंदें ही प्रिज्म की तरह काम करती हैं। उस जल की बूंदों पर जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद वो जल की बूंद प्रिज्म की भांति काम करता है, और वह आपको ऐसे कई कलर में ऐसे इंद्रधनुष आपको दिखाई देते हैं। जब भी इंद्रधनुष दिखाई देते हैं तो ठीक सूर्य से विपरीत दिशा में होते हैं,
ये इंद्रियों से ऐसे बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मेरे ख्याल से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और कैसे बनता है, 7 रंगों में कैसे विभक्त होता है, इसको आप जान गए। और कभी कहीं आप देखोगे विविग्योर लिखा रहता है, तो उसको 60 में याद करने के लिए होता है VI विविग्योर, BGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी को 60 में याद करने के लिए लिखा रहता है विविग्योर। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।